और बताइए आप लोग कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं? चलिए अच्छी बात है। देखिए हम लोग पिछली वीडियो में ये बताइए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ लिया था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि कहा था वित्तीय योजना को निर्धारित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, यानी कि पूंजीकरण। कैपिटलाइजेशन मतलब कि पूंजीकरण। पूंजीकरण की आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए दरअसल पूंजीकरण क्या होता है। पूंजीकरण कह रहा है इसमें कि पूंजीकरण पूंजी की वह मात्रा है जिसका प्रतिनिधित्व अंशधारियों द्वारा पारित कुल अंशों तथा निर्गमित ऋणपत्रों या पत्रों द्वारा होता है। देखिए पूंजीकरण हम देखिए आसान सी भाषा में, सिंपल भाषा में समझते। पूंजीकरण हम उसे कहते हैं जैसे कैपिटल होता है, पूंजीकरण भी कैपिटलाइजेशन बना है तो कैपिटल से। ये किससे बना है? ये कैपिटल का ही एक भाग है। कैपिटल क्या है? इसी का एक भाग है। ये दोनों एक ही चीज़ है, कैपिटल और कैपिटलाइजेशन। बस अंतर यह है कि ये सिर्फ पूंजी की बात करता है, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि जिसमें इसमें पूरी की पूरी इसमें सिर्फ मनी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे अंशधारी होते हैं, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं। इसमें लैंड, भूमि, लाभ, हानि और जो मतलब मशीनरी वगैरह होती है, ठीक है, जो मटेरियल्स होता है उसमें क्या होता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? पूंजीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि व्यावहारिक दृष्टि से पूंजीकरण का अर्थ किसी संस्था में नियमित रूप से प्रयुक्त कुल पूंजी के सकल लेखा मूल्य से, यानी कि जो टोटल हमारी पूंजी है, ठीक है, तो जो उसका पूरा लेखा करेंगे ना, जब पूरे अपनी जो भी हमारी टोटल पूंजी जो है, पूरी पूंजी यानी कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारा अंश है, मतलब जो हमारे पूंजी है और जो हमारे इन्वेस्टर्सों के द्वारा मिला करके जो पूंजी बनाई गई है और जो भी हमारी पूरी संपत्ति है, इन सबको मिला करके जब जो लेखा किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? तो पूंजीकरण कहते हैं, यानी कि कैपिटलाइजेशन। अब देखिए इसके कैपिटलाइजेशन के 3 प्रकार होते हैं। ऑन्ड कैपिटल यानी कि स्वामिगत पूंजी, इसमें होता है ऑन्ड कैपिटल यानी कि स्वामिगत पूंजी। स्वामिगत पूंजी की बात करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें प्रोप्राइटर रिजर्व्स। प्रोप्राइटर रिजर्व्स, ठीक है। प्रोप्राइटर्स रिजर्व की बात करता है। प्रोप्राइटरी रिजर्व इसमें जो होता है ये होता है हमारा स्वामिगत कोष की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? स्वामिगत कोष इसे कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्वामिगत कोष कहते हैं। इसके बाद जो इसमें तीसरा होता है हमारा होता है बारोड कैपिटल। बारोड कैपिटल मतलब आपका ये हो जाएगा ऋणगत पूंजी। क्या होता है? तो ऋणगत पूंजी की बात करता है, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट इसमें होते हैं, ठीक है। इसको हम 3 तरह से क्या करते हैं, देखिए कहता है स्वामिगत पूंजी यानी कि जो स्वामी के द्वारा क्या किया गया है, पूंजी लगाई गई है। जो पूंजी स्वामी के द्वारा लगाई गई है उसे क्या कहेंगे? स्वामिगत पूंजी कहेंगे। स्वामिगत कोष यानी कि प्रोप्राइटर्स रिजर्व ऑफ या अधिशेष यानी कि सरप्लस भी इसमें आता है। इसमें सरप्लस भी ये जुड़ा होता है, ठीक है। सरप्लस की बात करते हैं इसमें, अधिशेष की, यानी कि देखिए जो बिजनेस में यानी कि लाभ होता है, जो बचता है उसी को क्या कहते हैं, या मतलब जो इसमें सरप्लस जो बच जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? कैपिटलाइजेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं ऋणगत पूंजी यानी कि बोरोड कैपिटल, जिससे दीर्घकालीन आधार पर प्राप्त किया गया हो,
ठीक है। बोरोड कैपिटल क्या है, जिससे दीर्घकालीन यानी लंबे समय के आधार पर क्या कर दिया गया हो, क्या किया गया हो, प्राप्त किया गया है, उसे क्या कहते हैं, बोरोड कैपिटल कहते हैं। जैसे मैं कहता है कि प्रवर्तन की दशा में किसी प्रस्तावित कंपनी के पूंजीकरण का अर्थ उन सब स्वामित्व एवं निर्गत प्रतिभूतियों की राशि से है जिनका निर्गमित करना किया जाना कंपनी के सफल कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझा जाए। ठीक है, यानी कि कह रहे पूंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी की संभावित आय के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर, यानी कि पूंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी की संभावित आय के वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर उसकी कुल संपत्ति के वर्तमान विनियोग मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। क्या किया जाता है, उसके कुल संपत्ति के क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, यानी उसकी पूरी पूंजी कितनी है जो वर्तमान में आय होने वाला है। ठीक है, यानी पहले से जो हमारी संपत्ति है वो तो है, जो हमारी पूंजी पहले से है, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी मेरे साथ जो उनकी पूंजी मिली है वो भी ठीक है, लेकिन अभी जो मेरा इनकम होने वाला है, जो मेरी आय होने वाली, प्रॉफिट होने वाली, वो भी क्या हो जाएगी, इसको हम पहले इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे आपको पूंजीकरण के सिद्धांत क्या क्या है। इसमें भाई आते हैं पूंजीकरण के सिद्धांत यानी कि कैपिटलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण के सिद्धांत। पूंजीकरण के सिद्धांत क्या क्या है भाई, इनको भी हम समझ लेते हैं। इसमें कहता है कि पूंजीकरण के सिद्धांत, सबसे पहले तो इसमें ये समझिए कि ये जो पूंजीकरण के सिद्धांत है ना, इसमें दो तरह के हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए जितने राइटर्स हैं यानी कि जो भी साइंटिस्ट हैं इसके, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि भाई देखिए सबका अलग अलग मत है, कोई इसमें एकता नहीं है, किसी के भी मत में एकता नहीं। कैपिटलाइजेशन इसी को कहेंगे या किसी और को कहेंगे, ठीक है, सबका अपना मत है, कोई अलग उसकी थ्योरी बताता है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन कोई अलग बताता है, कोई इसको अलग चीज़ मतलब अलग भाषा में बताता है। सबकी अपनी अलग अलग क्या होते हैं, एक मत हैं, सब लोग अपने अपने मत के हिसाब से इसको क्या करते हैं, बताते हैं। इसके देखिए इसके दो प्रकार हैं, एक है पूंजीकरण का लागत सिद्धांत। ये क्या है, पूंजीकरण का लागत सिद्धांत। पहला क्या है, पूंजीकरण का लागत सिद्धांत। अब देखिए भाई पूंजीकरण का लागत सिद्धांत क्या कहता है, पूंजीकरण की कुल राशि का अनुमान परियोजना के विभिन्न अंगों की लागत से आंका जाता है। पूंजीकरण की कुल राशि का अनुमान किससे किया जाता है, परियोजना के यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके विभिन्न अंगों से क्या किया जाता है, आंका जाता है। कोई भी अगर जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी आखिर मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप पहले उसमें देखें कि कितना खर्च आ रहा है, उसमें क्या क्या सामग्रियाँ क्या क्या मटेरियल्स लग रहे हैं। तो मटेरियल्स जो लग रहे हैं, ठीक है, जो भी उसमें मटेरियल्स लग रहे हैं तो वो मटेरियल्स लग रहे हैं तो उसमें कितना टोटल खर्च आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है पूरी ही तो पूंजी देखी जा रही है ना, और उसमें जो हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा है वो भी तो उसमें सम्मिलित है। तो इसमें हम यही देखते हैं, कहता पूंजीकरण का लागत सिद्धांत यानी कि पूंजीकरण का लागत सिद्धांत यही कहता है कि जब आप कोई मटेरियल तैयार कर रहे हैं, कोई वस्तु तैयार कर रहे हैं तो उसमें जितना पूरा खर्च लगेगा, ठीक है, तो उसकी जितनी पूंजी उसमें लगेगी उसी को क्या कहेंगे, पूंजीकरण लागत के सिद्धांत कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, कहता है इसमें अगर दूसरे शब्दों में देखा है तो कहता है कि पूंजीकरण की मात्रा प्रस्तावित व्यवसाय के यानी कि जो प्रस्तावित व्यवसाय है, जो जिस बिजनेस के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि प्रक्षेपित तुलन पत्र की परिसंपत्तियों की ओर यानी कि एसेट साइड दिखलाई जाने वाली समस्त मदों की धनराशियों को जोड़ के बराबर होती है। जाहिर सी बात है कि जितने मद हैं सबको जोड़ लिया जाएगा और जोड़ने के बाद जो राशि आएगी क्या किया जाएगा, उसी को यहाँ पूंजीकरण का लागत सिद्धांत कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं, इसमें कहता है कि आय का पूंजीकृत मूल्य सिद्धांत क्या है, आय की पूंजीकृत मूल्य सिद्धांत क्या है, आय की पूंजीकृत मूल्य सिद्धांत।
अब इसकी बात करते हैं, कहता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी। इसमें कहता है कि कंपनी की आय का, ठीक है, जो कंपनी की आय का उसके पूंजीकरण की मात्रा से निकट का संबंध है। कंपनी की आय का क्या है, उसके पूंजीकरण की मात्रा से निकट का संबंध है। जाहिर सी बात है कि जो आपकी पूंजी है, ठीक है, जो आपकी पूंजी बनाई गई है उसके निकट संबंध इसलिए क्योंकि जो आय आपका होगा, जो इनकम होगा, वो भी तो क्या होगा, आपका उसी में मिलेगा। और आपकी जो इनकम होती है तो उसी पूंजी में से जो कुछ पैसा आप लागत के रूप में लगाते हैं, ठीक है, लागत के रूप में लगाते हैं, तो भी क्या होता है, उसी पूंजी के माध्यम से ही क्या होती है, आपकी इनकम होती है, ठीक है। और वो जो इनकम होती है आप फिर क्या करते हैं, फिर उसको उसी में मिला देते हैं अपनी पूंजी में ही। तो क्या हुआ, इन दोनों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है। तथा किसी भी कंपनी का पूंजीकरण उसकी आय उपार्जित करने का योग्यता के आधार पर किया जा सकता है। कह रहा कि किसी भी कंपनी का पूंजीकरण उसकी आय उपार्जित करने की योग्यता के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कंपनी की आय का अनुमान एस्टीमेट ऑफ कंपनीज कर सकते हैं, पूंजीकरण की दर रेट यानी कि कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। कह रहा है कि देखिए कंपनी की आय का अनुमान इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, कंपनी का अनुमान लगाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई आप बिजनेस तैयार करने जाते हैं तो उसमें एक ये करते हैं कि नहीं, यहाँ देखते हैं बिजनेस में कितना खर्च आता है, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करने में, कोई मटेरियल तैयार करने में कितना खर्च आता है, तो पहले क्या करते हैं, इसमें अनुमान लगा लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि पूंजीकरण की दर यानी कि रेट भी इसके हिसाब से क्या करते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं कि नहीं है इसकी क्या रेट होगा, इस चीज़ का रेट कितना होगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसके दो पहलू होते हैं, इसके कितने खंड होते हैं ये चीज़ें हम देख लेंगे। तो इसके दो खंड होते हैं, पहला होता है कैपिटलाइजेशन के दो खंड होते हैं, कैपिटलाइजेशन के दो पहलू हैं, ठीक है, इसके दो पहलू हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन और दूसरा है अंडर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। क्या है, एक है ओवर कैपिटलाइजेशन और दूसरा क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन। इसको कहते हैं अति पूंजीकरण, अति पूंजीकरण की बात करते हैं इसमें, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अल्प पूंजीकरण कहता है, अल्प पूंजीकरण, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, इतना बस समझ लीजिए कि कैपिटलाइजेशन क्या होता है, कैपिटलाइजेशन के क्या सिद्धांत हैं और इसमें इसके कितने प्रकार होते हैं। तो भाई इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है ओवर कैपिटलाइजेशन, दूसरा देखिए मुख्य जो इसमें हम पूछेगा ये पूछेगा कैपिटलाइजेशन क्या है, कैपिटलाइजेशन के कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन और दूसरा होता है अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन आपका अति पूंजीकरण कहलाता है और अंडर कैपिटलाइजेशन यानी कि अल्प पूंजीकरण होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।